क्या इंडिया ने 2.2 करोड़ गरीबों को राशन देना बंद कर दिया है, या फिर ये हमारे वेलफेयर सिस्टम से फेक बेनिफिशियरी हटाने का सिस्टम है? जब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKAY और NFS नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के डेटाबेस को इनकम टैक्स और GST और ऐसे कई और डेटाबेस से जब रिकॉर्ड मैच किए तो पता चला कि लाखों लोग राशन तो ले रहे हैं। वो इनकम टैक्स पेयर्स भी हैं, वो कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं, उनके पास गाड़ी भी है, व्हीकल ओनर्स भी हैं। ये डिजिटल इंडिया, आधार, डेटा गवर्नेंस और इन सब का एक स्मार्ट वेलफेयर स्टेट की कहानी है, जो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आज हम समझेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी का यूज करके इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा वेलफेयर सिस्टम और ज्यादा एफिशिएंट बना रहा है। रोज रात के 8 बजे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूं। आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपका क्या सोचना है आफ्टर लिसनिंग द फुल वीडियो। तो आज के वीडियो में हम मेनली डिस्कस करेंगे लीकेजेस के बारे में, कि इंडिया ने जो वेलफेयर क्लीन अप किया है उससे क्या फायदा होने वाला है। 22.1 मिलियन लगभग, है ना, लगभग अपन देख सकते हैं 2.2 करोड़ के आसपास हो जाता है, ये रिमूव किए गए। अब इसका मतलब क्या था? मतलब इंडिया जो है, इंडिया अभी क्या करता है, इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम चलाता है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एंड NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। इससे हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस लोगों को, है ना, सब्सिडाइज फूड मिलता है, फूड ग्रेन्स मिलते हैं हर महीने, है ना। आप इमेजिन कीजिए कि स्कूल है ना, स्कूल में स्कॉलरशिप का क्या मतलब होता है कि भाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता उनको, है ना, स्कूल सपोर्ट करता है, स्कॉलरशिप सपोर्ट करती है ताकि वो पढ़ाई लिखाई कर सके। बट वही मान लीजिए कि जो सब कुछ सपोर्ट कर सकते हैं उनको भी ये चीज मिले, मतलब, और उस वजह से जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं वो लूज आउट कर जाए। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी सिमिलर है, मतलब इनएलिजिबल बेनिफिशियरीज को रिमूव करना और जो जेन्युइन बेनिफिशियरीज है ना उनको प्रोटेक्ट करना, ये चीज है। अब कई सारी कंट्रीज क्या होती हैं, स्ट्रगल करती हैं वेलफेयर लीकेजेस। लीकेजेस का मतलब है कि जब भी वेलफेयर स्कीम दी है, उसका पैसा दिया, उसका लीकेज हो रहा है, जो लोग डिजर्व नहीं करते उनको भी ये मिल रहा है। तो ये राइटफुल टारगेटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अब कई सारी कंट्रीज ने फेस भी किया है, इसमें ब्राजील भी है, इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया का सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम था, उसमें भी अपडेट करते रहते हैं वो रेगुलरली, जिससे कि डेटाबेस इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज को हटा सके। ऑब्जेक्टिव सिंपल है, वेलफेयर कम करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है कि टारगेटिंग को इंप्रूव करने का, है ना। तो पहली चीज है कि क्यों उन्हें रिमूव किया गया। पहला है डिसीज्ड बेनिफिशियरी, मतलब कई सारे राशन कार्ड ऐसे थे जो एक्टिव है, बल्कि बेनिफिशियरी इस दुनिया में नहीं है, मतलब पेंशन आती जा रही है और जो इंसान है वो अब जिंदा नहीं है। तो पब्लिक रिसोर्सेज का वेस्टेज है ना। कई सारी डेवलप कंट्रीज भी ऐसे ही ऑडिट करती हैं डेटाबेस को और रिमूव करती हैं डिसीज बेनिफिशियरीज को। इसका इकोनॉमिक कॉस्ट भी रहता है क्योंकि लीकेजेस है ना। फिर इनकम टैक्स पेयर्स, मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समबडी अर्निंग इनफ कि वो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो मतलब वो इकोनॉमिकली वल्नरेबल सोसाइटी में ऑलरेडी नहीं है। जैसे सैलरीड प्रोफेशनल 15 से 20 लाख रुपए एनुअली कमा रहे हैं, तो भाई उन्हें सब्सिडाइज राशन की जरूरत नहीं है, जो एक गरीब हाउस होल्ड के लिए रखा गया, है ना। तो वेलफेयर शुड बी बेस्ड ऑन नीड, नॉट ऑन एंटाइटलमेंट फेवर। फिर कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, कई बार देखा गया है ना, बिजनेस ओनर्स हैं जो रिसीव कर रहे हैं ये सारी चीजें, है ना। तो ये फेलियर का, अगेन, फेलियर है टारगेटिंग का, ठीक है। अब व्हीकल ओनर से, मतलब व्हीकल ओनर ऐसा नहीं है, पर एक प्रॉक्सी इंडिकेटर है, सरकार इसको एक प्रॉक्सी इंडिकेटर मानती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर आदमी के पास गाड़ी है तो वो रिच है। आज की तारीख में गाड़ी तो होना एक मैंडेटरी चीज है ना? तो ओनरशिप ऑफ एक्सपेंसिव व्हीकल तो बोल सकते हैं, है ना, कि ये एलिजिबिलिटी। फिर डुप्लीकेट और इनएक्टिव, मतलब सेम इंडिविजुअल कई बार राशन ले रहा है ना। इनएक्टिव कार्ड्स हैं पर वो रिकॉर्ड्स में इनएक्टिव नहीं है। तो डिजिटलाइजेशन के पहले ये इशू आते थे, पर अभी वो चीज कम हो गई है। अब आधार इंटीग्रेशन और ये सारी चीजों की वजह से सरकार ने ये चीजें की हैं। अब क्या है, करंट का स्केल समझ लेते हैं ना। तो 813 मिलियन पीपल, मतलब लगभग 81 करोड़, आप समझ रहे हैं, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन
अब ये इतना ज्यादा हो जाता है कि ये कई कंट्री की तो पॉपुलेशन से ज्यादा है। मतलब अगर एनएफएसए की बात करूं तो यूरोप और यूएसए की पूरी पॉपुलेशन मिला लो, उससे ज्यादा हमारे यहाँ, जिसको हम सिर्फ सब्सिडाइज फूड दे रहे हैं, ऑलमोस्ट फ्री है, आप ये समझ सकते हैं। तो फूड सिक्योरिटी का जो आर्किटेक्चर है ना, वो लार्जेस्ट है ग्लोबली। अभी करंट बेनिफिशियरीज इतने हो गए, मतलब आफ्टर रिमूवल ऑल्सो, तो भी आप देखो वेलफेयर सिस्टम कितना मैसिव स्केल पे है। 190 मिलियन राशन कार्ड्स हैं नेशन वाइड। तो यहां पर हमने वेलफेयर को विड्रॉ नहीं किया, मैंने जैसा कि आपको बताया, हमने वेलफेयर को रैशनलाइज करने की कोशिश की है। ठीक है। अब ये क्यों है? क्योंकि इतना बड़ा डेटाबेस मैनुअली, है ना, मैनेज करना इम्पॉसिबल है ना। तो आप समझ लीजिए कि एक प्राइवेट कंपनी के पास इतने कस्टमर्स हो, तो उनको टेक्नोलॉजी पे रिलाय करना ही पड़ेगा, है ना। वही सेम चीज है, तो सरकार ने भी यही किया। तो गोल सिंपल है, गोल इज नॉट रिड्यूसिंग वेलफेयर बट इंश्योरिंग कि रीच जो है वो जेन्युइनली बेनिफिशियल लोगों तक ही पहुंचे। अब टेक्नोलॉजी ने कैसे लीकेजेस फाउंड किए हैं, ये बहुत बड़ा सवाल रहता है जब भी इकोनॉमिक्स में कोई भी इशू हो, आप रिसर्च कर रहे हो, है ना, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप कोई से भी सिनेरियो देखो, टेक्नोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी चीजों को बदल रही है। अब इसमें सबसे पहले डेटा कन्वर्जेंस एक्सरसाइज, मतलब गवर्नमेंट ने राशन कार्ड के डेटाबेस को इनकम टैक्स के डेटाबेस से किया, है ना, क्योंकि जो लोग इनकम टैक्स पे कर रहे हैं उन्हें सब्सिडाइज फूड की जरूरत नहीं है। फिर जीएसटी के डेटाबेस के साथ किया, है ना। जीएसटी डेटाबेस के मतलब जीएसटी ने बताया कि बिजनेस एक्टिविटी भी चल रही है, लार्ज ट्रेडर है, सिग्निफिकेंट टर्नओवर है उनका, तो वेलफेयर कैटेगरी की क्यों जरूरत है। फिर एमसीए के डेटाबेस के साथ भी लिंक किया, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इनके नाम पे कंपनी रजिस्टर्ड है या वो कंपनी में डायरेक्टर है, बिजनेस एंटिटी। फिर व्हीकल रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड भी निकाले, है ना, एसेट की ओनरशिप है, कौन सी गाड़ी है, सारी चीजें पता चली। तो लग्जरी व्हीकल है तब भी ले रहे हैं, इकोनॉमिक कैपेसिटी है आप तब। फिर पीएम किसान डेटाबेस के साथ क्या, डुप्लीकेशन के लिए, है ना। तो ये सब चीज इंटीग्रेट करने के बाद डिजिटल वेरिफिकेशन हुआ, आधार कार्ड का ऑथेंटिकेशन, क्योंकि डिजिटल बैकबोन है ना, ईपीओएस मशीन लगाई राशन शॉप पे, फिर से आइडेंटिफिकेशन हो गया, डुप्लीकेसी खत्म होती गई। पीओएस मशीन से क्या हो गया, फिंगरप्रिंट और आधार रियल टाइम में लिंक हो गए, है ना? तो आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई जो लोग फ्लाइट में बैठ रहे हैं उन्हीं के नाम पे टिकट है, आप समझ लो इस हिसाब से, तो वेरीफाई भी हो गया। फिर 98% ऑथेंटिकेटेड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन निकला। तो वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ डिजिटल वेरिफिकेशन हुआ है। मतलब इससे घोस्ट बेनिफिशियरी हटा दिए गए, डाइवर्जन, फ्रॉड, सबके पॉसिबिलिटी चली गई। अब है व्हाई इट मैटर्स, क्यों जरूरी है, क्योंकि घोस्ट बेनिफिशियरीज को हटाना जरूरी है, फेक है, नॉन एग्जिस्टेंट है, उनको हटाओ। जो लोग अब दुनिया में नहीं रहे हैं, डुप्लीकेट आइडेंटिटी से चला रहे हैं, उनको भी हटाओ। फिर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी, क्योंकि इससे डिजिटल ट्रेल देखा गया। डिजिटल ट्रेल का मतलब है ना, डिजिटली आपके फुटप्रिंट्स बनते रहते हैं, उसको भी चेक किए। तो डिजिटल सिस्टम से भी हमने डिस्क्रिशन और ओपेसिटी हटाई, है ना। फिर बेटर अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो ऑफिशियल्स हैं वो भी चेक पे रह सकें, मतलब बेनिफिशियरीज को वेरीफाई कर रहे हैं, रिसीट्स दे रहे हैं, सारी चीजें हैं, बेनिफिशियरी से वेरीफाई कर रहे हैं क्या ये सिस्टम सही चल रहा है। तो टेक्नोलॉजी ने क्या किया, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को कम कर दिया। और जो टेक्नोलॉजी है ना, वो ट्रांसफॉर्म कर रही है वेलफेयर डिलीवरी को। आप देखो, फ्रॉम एंटाइटलमेंट बेस्ड टू एविडेंस बेस्ड टारगेटिंग, मतलब जस्ट बिकॉज मैं गरीब हूं मुझे मिलना चाहिए, नहीं, एविडेंस दिखाओ कि आप गरीब हो, आपको मिलना चाहिए, आप डिजर्व करते हो। तो डिजिटल गवर्नेंस क्या कर रहा है, वो गैसवर्क को रिप्लेस करके डेटा ड्रिवन बना रहा है। ठीक है। अब वाई दिस रिफॉर्म मैटर फॉर इंडिया, क्यों जरूरी है ये सारे रिफॉर्म? सबसे बड़ी बात, सब्सिडी का लीकेज कम होगा, है ना। इंडिया एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करता है वेलफेयर पे, तो छोटा भी अगर लीकेज हमने प्लग इन कर लिया तो थाउजेंड्स ऑफ करोड़ बच जाते हैं। 1% लीकेज भी कम कर ली तो काफी फिजिकल कॉस्ट बच गई है। बेटर फिजिकल एफिशिएंसी, मतलब सरकार के जो एक्सपेंडिचर है वो सेम है, बट आउटकम बेटर आएगा, एक्सपेंडिचर की क्वालिटी बढ़ेगी, जो हम बजट में भी बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे के मैंने 16 चैप्टर के लाइव सेशंस किए थे, आप लाइव सेक्शन में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंडिचर की क्वालिटी को इंप्रूव करना। फिर पैसा बचेगा तो कहाँ लगा सकते हैं, हेल्थ पे लगा सकते हैं, एजुकेशन पे लगा सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, ये सारी चीजों पे लगा सकते हैं। तो मोर रिसोर्सेज फॉर जेन्युइन बेनिफिशियरी, मतलब जो इनएलिजिबल है उनको हटाओ तो रिसोर्स फ्री अप होंगे जो बेनिफिशियरी डिजर्व करते हैं। ठीक। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, मतलब सरकार जहां जहां स्पेंड करेगी वहां से एसेट बनेगा,
सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में ना चला जाए पैसा, है ना। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में भी ये चीज काफी तक इंप्रूव करके भी दिखाई। गवर्नेंस के क्या बेनिफिट है? डेटाबेस जो है वो क्लियर होगा, है ना, क्लीनर होगा। वेलफेयर का डेटाबेस, है ना। तो यहां से क्या होगा, लोग अगर इधर उधर मूव हो रहे हैं, इनकम चेंज हो रही है, फैमिली का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें पता चलेंगी। करप्शन कम होगा, है ना। करप्शन कम होगा मतलब ह्यूमन डिस्क्रिशन पे चीजें रहेंगी ही नहीं डिपेंडेंट, डिजिटल वेरिफिकेशन होगा। तो जब कोई इंसान नहीं रहेगा तो करप्शन का केस भी कम होगा, है ना। फिर ग्रेटर ट्रस्ट इन पब्लिक स्कीम, तो सिटीजन्स को भी ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सपोर्ट वेलफेयर है, सारे बेनिफिट्स बराबर से मिलेंगे, है ना। बेनिफिट्स लेने के लिए भी स्ट्रगल ना करना पड़ेगा। तो ट्रस्ट क्या करेगा, लेजिटिमेसी को इंप्रूव करेगा। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं। अब कंट्रीज इंक्रीजिंगली क्या यूज कर रही हैं, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, है ना। जैसे हमने देखा ही है ना। अगर इसका एग्जाम्पल आपको चाहिए तो आप एस्टोनिया के बारे में पढ़ना। एस्टोनिया एक कंट्री है ना, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री है। तो एस्टोनिया में ये चीज काफी अच्छे से देखने को मिली थी, जिसमें डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाया गया। डेटा इंटीग्रेशन की बात करें तो सिंगापुर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिसने सारी पब्लिक सर्विसेज को इंटीग्रेट कर दिया है ना, एक सिस्टम बना के। और डायरेक्ट बेनिफिट टारगेटिंग, ब्राजील का वेलफेयर प्रोग्राम है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये तीनों ग्लोबल लेवल पे एग्जांपल्स हैं जो चल रहे हैं। अब इंडिया भी इसी तरह, है ना, वेलफेयर डिलीवरी को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। अब इंडिया के पास क्या क्या चीज है, इंडिया के पास आधार कार्ड है, इंडिया के पास जनधन है, इंडिया के पास डीबीटी है, इंडिया के पास यूपीआई है ना। ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं ये चारों चीजें मिलके सिस्टम को एफिशिएंट बना रही हैं। क्योंकि एवरी रुपी सेव्ड फ्रॉम लीकेज कैन बी रीडायरेक्टेड टू पीपल हु नीड सपोर्ट। मतलब सिंपल सी चीज है, वर्ल्ड बैंक का कहना है और पॉलिसी रिसर्चर्स जो भी हैं वो कह रहे हैं कि इंडिया का जो डिजिटल गवर्नेंस है ना, वो एक केस स्टडी बनते जा रहा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम इंस्पायर भी कर रहे हैं, है ना। तो जो मोस्ट इफेक्टिव वेलफेयर सिस्टम होता है ना, वो ऐसा नहीं होता कि जो सबसे ज्यादा खर्च करे। वो वैसा सिस्टम होता है जो सही लोगों तक पहुंच सके, है ना। जैसे मैं इकोनॉमिक्स का ही करंट अफेयर्स बना रहा हूं, अब सबके लिए तो नहीं बना रहा हूं। जो स्टूडेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, जिन्हें इकोनॉमिक्स में पसंद है नॉलेज गेन करना, जानना पसंद है, सब्जेक्ट से प्यार है, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी तो टारगेटेड है। अगर उन लोगों तक नहीं पहुंचेगी, किसी और तक पहुंचेगी, तो ऑब्वियसली उनके लिए इसका कोई यूज नहीं है ना। वही सेम चीज। अब नेक्स्ट फेज में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फेज ऑफ वेलफेयर रिफॉर्म्स, ये है असली कहानी। यहाँ आपको समझना है कि इंडिया को अब आगे क्या करना है। तो ये आपको एग्जाम में भी काम आएगा, इंटरव्यू देते हैं आप उसमें भी काम आएगा, है ना। पहला चीज है कंटिन्यूस डेटाबेस अपडेट, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। जैसे हम बेस ईयर चेंज करते हैं सीपीआई का, जीडीपी का, इस सब का, है ना। मैंने आपको बताया था जैसे 10-20 साल पहले कैलकुलेटर हमारे लिए वैलिड थे, आज कैलकुलेटर कोई नहीं खरीदता। तो धीरे धीरे जैसे चीजें चेंज होती हैं, हमको भी डेटाबेस अपडेट करना है। तो इकोनॉमिक कंडीशन चेंज होती रहती है। हो सकता है 10 साल पहले कोई हाउस होल्ड गरीब हो, आज नहीं हो, आज सेल्फ सफिशिएंट हो। और मिडिल क्लास फैमिली हो, कोविड-19 के बाद वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गई हो। तो ये डेटाबेस अपडेट होना इसीलिए जरूरी है, आप समझ रहे, दोनों तरफ से देखिए, है ना। तो एलिजिबिलिटी इंपॉर्टेंट है ना। फिर रियल टाइम वेरिफिकेशन सिस्टम है। अब इससे क्या डिले रिड्यूस होते हैं। आप मतलब 4 दिन आप लाइन में ही लगे हो, है ना, फूड ग्रेन्स की, फिर फूड ग्रेन्स आपको मिल रहे हैं, आधे मिल रहे हैं, पूरे नहीं मिल रहे, बहुत सारी चीजें। तो डिले भी होते हैं, एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। तो दोनों चीज होती है, रियल टाइम वेरिफिकेशन से डिले कम होते हैं और एक्यूरेसी भी इंप्रूव होती है। जैसे बैंक का फ्रॉड डिटेक्शन कैसा करता है, रियल टाइम फ्रॉड डिटेक्शन करता है। कार्ड में कोई ट्रांजेक्शन आया, नेट बैंकिंग में आड़ा टेढ़ा पासवर्ड डाला, ओटीपी गलत डाला, फटाफट चीजें वहीं की वहीं हो जाती। फिर बेटर सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन। अब वेलफेयर इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेलफेयर का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, वो लार्जली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। और हर स्टेट गवर्नमेंट को आप देखोगे वो इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो स्टेट को भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। सेंटर तो फंड कर रहा है स्कीम्स को, बट कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जीएसटी अगर आज एक सक्सेसफुल मॉडल है, तो ये हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन और कोऑपरेशन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वेलफेयर रिफॉर्म्स को भी ऐसे ही करना होगा। फिर इंक्लूजन ऑफ डिजर्विंग हाउस होल्ड्स, तो इनको भी हमको जो एक्सक्लूड होने चाहिए उनको एक्सक्लूड करना है, जो इंक्लूड होने चाहिए उन्हें इंक्लूड करना है। पोर्टेबल वेलफेयर बेनिफिट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले तो डिजर्विंग हाउस होल्ड की मैं थोड़ी सी और बात कर लेता हूँ। जैसे माइग्रेंट्स हैं, अभी वेस्ट बंगाल में इंडस्ट्रीज वापस लगेंगी इलेक्शन के बाद, मान लीजिए। तो जो माइग्रेंट लेबरर्स थे, तमिलनाडु में काम करते थे, अब वो वापस बंगाल आएंगे। ऐसे ही अर्बन पुअर हो गए, है ना, या न्यूली वल्नरेबल फैमिलीज हो गई, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसीलिए डिजर्विंग हाउस होल्ड का इंक्लूजन इंपॉर्टेंट। पोर्टेबल वेलफेयर बेनिफिट्स का मतलब है वन नेशन वन राशन कार्ड,
है ना, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो सपोज मान लीजिए एक माइग्रेंट वर्कर है बिहार, है ना, बिहार से, वो मुंबई में काम करता है, ठीक है, अब मुंबई में कार्ड करता है तो मतलब वो कहीं से भी फूड ग्रेन ले सकता है, ऐसा नहीं है उसे बिहार ही जाना पड़े वापस। ठीक है, समझ रहे? अब ये क्यों रेवोल्यूशनरी है? क्योंकि ये इंडिया इंडिया क्या है, दुनिया का लार्जेस्ट माइग्रेंट पॉपुलेशन, यहाँ से लोग यहाँ ट्रेवल करते रहते हैं। तो इसीलिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में रहें, है ना, वो बेनिफिट्स हमें मिलने चाहिए। अब बड़ा चैलेंज क्या है? पहला चैलेंज है ये तीन, इन तीनों को बैलेंस करना है, एफिशिएंसी को, इंक्लूजन को और सोशल प्रोटेक्शन को। मतलब सिंपल सी चीज है कि एक अगर परफेक्टली टारगेटेड सिस्टम रहा है तो वो एक्सीडेंटली एक्सक्लूड करेगा किसी हाउस होल्ड को, बट अगर ब्रॉड सिस्टम है तो उसमें काफी ज्यादा रिसोर्सेस वेस्ट होते हैं। तो पॉलिसी डिसीजंस क्या है ना, ये बैलेंस मांगते हैं तीनों चीजों का, है ना। जैसे वेलफेयर स्टेट है, तो दुनिया का कोई भी वेलफेयर स्टेट है वो स्ट्रगल करेगा इसी ट्रेड ऑफ से कि एफिशिएंसी, इंक्लूजन, सोशल प्रोटेक्शन सब कैसे आ जाए। तो सिंपल सी चीज यहां पर क्या है कि जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर ऑफ वेलफेयर इज नॉट अ बिगर सब्सिडी, इज स्मार्टर टारगेटिंग। निशाने पे तीर लगना चाहिए, क्योंकि इंडिया ने प्रूव किया है कि वेलफेयर और टेक्नोलॉजी दोनों साथ में काम कर सकती हैं। ये हमने देखा है पास्ट में और हम अभी भी देख रहे हैं, वेलफेयर और टेक्नोलॉजी दशकों से साथ है। बट प्रॉब्लम है क्या है कि गवर्नमेंट हमेशा एक्स्ट्रा स्पेंड पे फोकस करती है कि बस स्पेंड करते हैं। तो ये मूव सरकार का मुझे बहुत पसंद आया, है ना। इंडिविजुअली भी आप देखोगे तो काफी वेलकमिंग है ये मूव, जिससे कि आधार, जनधन, मोबाइल सब लिंक कर दो आप, है ना, तो कहीं ना कहीं आप काफी, तो 2.21 करोड़ इन एलिजिबल बेनिफिशियरीज बहुत ज्यादा है। मतलब इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस भी आप देखो तो कहीं ना कहीं कितना ज्यादा होगा, तो इतने सारे लीकेजेस हमने उसके बचा लिए। तो विकसित भारत जो कि हमारा एम है, इस सीरीज का भी एम है ना, रोज रात में 8 बजे हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया टू बी अ डेवलप्ड कंट्री तो हम कैसे बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, और इससे आपकी इकोनॉमिक्स की समझदारी भी बढ़ती है। तो गोल ये नहीं है विकसित भारत का कि हमको लोगों का सपोर्ट और गरीबों का सपोर्ट कम करना है। गोल ये है कि जो भी रुपया सरकार खर्च कर रही है वो बेनिफिशियरी तक पहुंचे, वो जिसको उसकी रिक्वायरमेंट डिजर्व करता है वो पहुंचे। मतलब वेलफेयर स्टेट वो नहीं है जो अंधाधुंध पैसे खर्च करे, है ना, वो वल्नरेबल को एफिशिएंटली, ट्रांसपेरेंटली और विथ डिग्निटी प्रोटेक्ट भी करता है। तो ये इंडिया की जर्नी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, और ये अगर अच्छे से हमारा इंप्लीमेंट हो गया तो वर्ल्ड के लिए मॉडल भी बन सकता है। आपका क्या सोच रहा है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देश के युवा हैं, आपका ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। रोज रात में 8 बजे हम मिलते हैं, है ना। और कमेंट आप करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं, जिससे क्या मुझे समझ में आएगा कि आपका क्या सोचना है, और हमारे लिए भी थोड़ा मोटिवेशन बना रहता है रोज वीडियो बनाने के। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।